हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। हमने अपने पहले वीडियो में जाना कि मिसकैरेज के क्या कारण होते हैं और हमारा ये उसी पे दूसरा वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे कि मिसकैरेज होने से कैसे बचें, उसके क्या उपाय हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा मिसकैरेज होने के चांसेस बिल्कुल 0% हो जाए। और गाइज, जैसा कि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि मिसकैरेज होने के क्या कारण हैं, जिसमें कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी और इम्यूनोलॉजिकल और इन्फेक्शन, एज फैक्टर और अदर एक्टिविटीज़ हमने बताई थी आप लोगों को। तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे कि इसके क्या उपाय हैं। तो गाइज, सबसे पहला जो बहुत ही आजकल ज़रूरी हो गया है वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। हमारी लाइफ स्टाइल आजकल इतनी भाग दौड़ वाली हो गई है, बिल्कुल पहले के उलट हो गई है। हम चाह के भी अगर चाहें कि नहीं हम बहुत कम भाग दौड़ करके रह लें तो बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हमें आजकल सबको सब वर्किंग लेडीज़ हैं, सबको आजकल बाहर जाना होता है, वर्क करना होता है। तो इस चक्कर में बाहर का भी वर्क देखना, घर की भी चीज़ें, काफ़ी लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है, भाग दौड़ बहुत हो गया है। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को कुछ ऐसे मेंटेन करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलैक्स फ़ील करें, स्ट्रेस बहुत ही कम फ़ील हो, जैसे कि बहुत ही बैलेंस लाइफ स्टाइल होनी चाहिए हमारी। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फोलिक एसिड। हमें अगर अपने मिसकैरेज होने से बिल्कुल रोक देना है, यानी 0% चांस भी नहीं लेना है, तो वो है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें फोलिक एसिड, विटामिन B12, D3 का उपयोग बहुत ज़रूर रूप से करना है। इवन हम जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसी टाइम से हमें फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड प्रेगनेंसी प्लान से पहले मैंने भी लिया था। डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया था कि अगर हम फोलिक एसिड लेते हैं तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी और इससे जो हम बच्चा कंसीव करेंगे उसका मस्तिष्क भी बहुत तेज़ और बच्चा स्वस्थ होगा और मिसकैरेज के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो मैंने भी कंसीव करने से 1 महीना पहले फोलिक एसिड लिया था 400 माइक्रोग्राम्स की। और गाइस, बहुत ही ज़रूरी है कि आप इन दवाओं को लें और बिल्कुल आप चाहें तो किसी भी डॉक्टर से दिखा सकते हैं। ऐसे मेडिकल से अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं कि कोई भी फोलिक एसिड या विटामिन B12, D3 की दवा, तो आप डॉक्टर से पास जाएं और उनसे बात कर लें कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए आप जो भी रूटीन है या लाइफ स्टाइल है, दवा है, वो हमें रिकमेंड कर दीजिए। तो क्योंकि मैंने फोलिक एसिड 1 महीना पहले लिया था, तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ और मेरा बच्चा बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ पैदा हुआ था। तो दूसरी चीज़ तो हो गई फोलिक एसिड। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आजकल बिल्कुल हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं। इग्नोर क्या करते हैं, चटपटा खाने के चक्कर में हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट हमारा बहुत ही बैलेंस होना चाहिए और बहुत ऐसा डाइट होना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर तो स्वस्थ रह ही रहे, अगर जो आगे वाला जो बच्चा, जो एक जीव हम अंदर अपने रखने जाएंगे, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो कार्ब्स है, फ़ैट है, उसका इंटेक थोड़ा कम करना होगा और जो प्रोटीन है उसका इंटेक बढ़ाना होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो नए सेल डिवीज़न को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे के शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन का इम्पोर्टेंट आप इंटेक बढ़ा दीजिए और जो आपका कार्ब्स है, फ़ैट है, उसका इंटेक ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही कम करना है। हालांकि कभी कभी आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि आप कंसीव करना चाहती हैं, प्लान कर रही हैं, तो थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स आप बढ़ाइए, दूध पीजिए, पनीर खाइए, दही, छाछ, इन सब चीज़ों का इंटेक बढ़ाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फाइबर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि फ्रूट्स, सैलड्स आते हैं। क्योंकि जो फ्रूट सैलड्स होते हैं ना, ये सैलड्स जो होते हैं आपको बिल्कुल गैस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे और शरीर बहुत ही स्वस्थ रहेगा, इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। तो फाइबर का इंटेक बढ़ाइए, जूस का इंटेक बढ़ाइए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए एंड कार्ब्स एंड फैट कम करिए।
और तीसरा तो ये हो गया, चौथी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें अपने भाग दौड़ को कम करना है। अगर हम वर्किंग लेडीज़ हैं तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जैसे मैं खुद थी, मुझे जाना पड़ता था बाहर, तो भाग दौड़ में थोड़ा सा आपको कमी लाना है, थोड़ा आप रेस्ट को प्रेफर कीजिए। और जैसे आपको लग रहा है कि आप कंसीव कर चुकी हैं, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम करिए, या फिर अगर चढ़ उतरना पड़ रहा है, आपको मजबूरी है, आपका दूसरे या तीसरे मंजिल पे फ्लैट है, तो आप लिफ्ट का प्रयोग कर सकती हैं। या फिर अगर सीढ़ी चढ़ना पड़े तो आप बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक दो बार से ज़्यादा ना चढ़ें आप, और बहुत धीरे धीरे चढ़ें। कोई भी भारी सामान ना उठाएं, बिल्कुल भी नहीं। और जैसा कि कहा जाता है कि कच्चा पपीता और पाइनएप्पल, इन दोनों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। बल्कि मैंने तो कच्चा पपीता और पाइनएप्पल के साथ साथ बैंगन और कैफ़ीन दोनों का इंटेक बिल्कुल ही कम कर दिया था, क्योंकि कैफ़ीन में जो मात्रा पाई जाती है वो मिसकैरेज को बढ़ावा देने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो कॉफ़ी भी आपको नहीं पीना है, बिल्कुल कम कर देना है पीना। और पपीता ना खाइए, और बैंगन का भी उपयोग कम करिए। हालांकि कटहल भी सीमित मात्रा में खाइए आप। और जो कोई भी दवा जो आप ले रही हों, जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको और आप दवा ले रही हैं, तो बिना डॉक्टर को दिखाए आप कोई भी दवा न लें। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में जो डॉक्टर्स होती हैं वो वही दवा देती हैं जो बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल दिक्कत ना करे, या फिर आपको कोई दिक्कत ना करे। तो दवा कोई भी ना लीजिए। हालांकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, कभी कुछ भी बुखार दर्द, हर चीज़ के लिए सिर्फ एक पैरासीटामॉल डॉक्टर मुझे देती थी। वो बोलती थी कि कुछ भी हो यही दवा आपको लेनी है। और अगर खांसी वगैरह हुई हो तो वो कोई भी वही सिरप देती हैं आपको पीने के लिए, या दवा जो बच्चे को नुकसानदायक ना हो। तो गाइज़, अगर इतनी सारी चीज़ें हम अगर अपना लेते हैं तो बिल्कुल भी मिसकैरेज नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि जैसे आजकल हम लोग हैं, सबको पता है कि प्रेगनेंसी में वज़न बढ़ता है, और पोस्टमार्टम जो होता है, आगे चल के जो प्रेगनेंसी के बाद की चीज़ें होती हैं, उसमें भी हम काफ़ी मोटे हो जाते हैं। जैसा कि अभी मेरा भी वज़न बढ़ गया है, तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि शुरू से ही हम ऐसा एक्सरसाइज़ करें ताकि हमारा वज़न ना बढ़े। बिल्कुल हम एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, सॉफ्ट माइल्ड एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी आप हार्ड एक्सरसाइज़ ना करिए जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो और मिसकैरेज हो जाए। आप बिल्कुल डीप ब्रीदिंग कर सकती हैं, वॉकिंग कर सकती हैं, लेकिन कोई भी हार्ड एक्सरसाइज़ ना करिए। और जैसे कि आप प्लान कर रही हैं और उस समय आपको लग रहा है कि नहीं अभी एक्सरसाइज़ मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं प्लान भी कर रही हूँ साथ में, तो ओवल्यूशन डेज़ के बाद आप सबको ओवल्यूशन डेज़ पता होगा। हालांकि मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि ओवल्यूशन डेज़ क्या होते हैं और वो कितने हेल्पफुल होते हैं हमें कंसीव करने के लिए। तो ओवल्यूशन डेज़ के बाद आप एक्सरसाइज ना करें। किसी का जो भी ओवल्यूशन डेज़ का सर्कल होता है, पीरियड के सर्कल से जोड़ना होता है हमें उसको, तो उसके बाद आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ ना करें। जो भी एक्सरसाइज़ करना है आप थोड़ा पहले ही करें। अब पीरियड आने से 5-6 दिन पहले या पीरियड के जाने के 15-20 दिन बाद आप एक्सरसाइज़ ना करें। तो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अच्छा खान-पान लें, फोलिक एसिड लें, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएँ, और जूस लें, लिक्विड लें, ज़्यादा भाग-दौड़ ना करें, सीढ़ियाँ ना चढ़े उतरें। इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखती हैं और डॉक्टर्स की दवाइयों को समय से आप लेती हैं और सारी चीज़ों को फॉलो करती हैं जो डॉक्टर बोल रहा है या जो हम लोग बता रहे हैं, तो बिल्कुल मिसकैरेज के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, इनफैक्ट होगा ही नहीं। सो गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, स्टे ट्यून विथ मी। थैंक यू।